आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर से आपके साथ कुछ वर्तमान व्यवस्था को लेकर बात करने फिर से आपके बीच मौजूद हूँ। और बात कुछ संदर्भ ऐसा है कि हाल ही में दिल्ली यात्रा पूरी हुई और दिल्ली यात्रा में कुछ नए आयाम भी देखने को मिले, जो कि पता था ज़मीन में क्या है वो पता था, लेकिन दिल्ली यात्रा के दौरान वो चीज़ें पुख्ता हुई। तो आज आप लोगों के बीच जो बात हो रही है वो मुख्य रूप से ये हो रही है कि जब हम कार्यकर्ताओं के विषय में बात करते हैं तो एक चीज़ ये देखने में आ रही है कि आज हम सबके मन में एक प्रश्न है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बीच मूलभूत अंतर क्या है। और जब मैं इस प्रश्न को आपसे पूछता हूँ तो आप इसका जवाब मुझे मत दीजिए, इसका जवाब आप खुद को दीजिए कि क्या आज हम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में कोई अंतर देख रहे हैं। क्या भ्रष्टाचार के मामले में भारतीय जनता पार्टी की नीति या क्रियान्वयन सर कांग्रेस से अलग है, या धर्मांतरण का यदि मुद्दे को लेकर बात करूं जिसमें कि पूरे प्रदेश में बहुत तगड़ा रोष आ चुका है अब कार्यकर्ताओं के बीच में और हमारे आनुषांगिक संगठनों के भी कार्यकर्ताओं के बीच में, उसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी में क्या कोई भेद नज़र आ रहा है। या यदि मैं बात करूं कि अपराध की जो बात हो रही है कि प्रदेश में जो अपराध का जिस तरह का स्तर है, सूखा नशा बढ़ रहा है, तमाम चीज़ें हो रही हैं, ये सारी चीज़ों के लिए हम कांग्रेस सरकार को 2018 से 2023 तक पानी पी पी कर कोसते रहे। क्या इनमें एक भी चीज़ में हमारी सरकार और कांग्रेस सरकार में कोई अंतर नज़र आ रहा है? मूलभूत प्रश्न मेरा यहाँ से शुरू हो रहा है। तो जब क्रियान्वयन में यदि आप जवाब आप अपने आप को दे दीजिए, मुझे मत दीजिए कि क्या अंतर है, तो मेरा प्रश्न फिर यही आता है कि मैं थोड़ा सा एक भूमिका ज़रूर बना दूं 1-1.5 मिनट की और उसके बाद अपनी बात शुरू करता हूं। कांग्रेस के लोग हमेशा एक प्रश्न पूछते हैं कि सब आज़ादी का जो स्वतंत्रता आंदोलन था उसमें आरएसएस की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की क्या भूमिका थी। तो इसका जवाब जब आप ढूंढेंगे तो आप ये देखेंगे कि आरएसएस की जो स्थापना हुई थी 1925 में, उस दौरान से लेकर स्वतंत्रता आंदोलन तक, चूंकि आरएसएस जो है वो एक सांस्कृतिक राष्ट्रीय संदर्भ में बना हुआ एक संगठन था। तो आरएसएस की सबसे प्रमुख चिंता स्वतंत्रता तो थी ही, लेकिन संघ को पता था कि राष्ट्र एक दिन निश्चित तौर पे स्वतंत्र होगा। लेकिन जैसे जैसे समय काल गति जो है आगे बढ़ती गई तो उन्होंने ये देखा कि यहाँ पर देश स्वतंत्र होने के बाद सत्ता का एक घिनौना खेल की शुरुआत हो चुकी है कि मुझे सत्ता में बैठना है, इनको सत्ता में बैठना है, इनको पदच्युत करना है, तमाम चीज़ें। तो संघ के मन में बहुत स्पष्ट था कि राष्ट्रीय जो पूरा स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा है उसमें हमारी भूमिका स्वतंत्रता तक सीमित नहीं है, हमारी भूमिका स्वतंत्रता के पश्चात होनी है, क्योंकि जो सत्ता का खेल है उससे हम अपने राष्ट्र को कैसे एकता के सूत्र में बांध सकें, कैसे विचारधारा आधारित राष्ट्र तैयार हो सके, कैसे सामाजिक समरसता का भाव तैयार हो सके, इसको लेकर संघ की भूमिका रही। और जब संघ की भूमिका इस तरह की थी तो शुरू से ही प्रारंभिक स्तर से ही संघ का विषय कदापि ये नहीं था कि सत्ता प्राप्ति कैसे करनी है। संघ की चिंता ये थी कि राष्ट्रीय एकता का सूत्रपात कैसे हो, राष्ट्रीय समरसता कैसे हो, राष्ट्र मजबूत कैसे हो। राजनीति में संघ की कोई रुचि नहीं थी। और इसीलिए आप देखिए कि जो अखाड़ों की शुरुआत हुई, देश भर में तमाम अखाड़े शुरू हुए, यहाँ पे कौशल की भी बात की गई है ना। तब मैं विषय से इतर नहीं होना चाह रहा हूँ, इस पर फिर कभी हम बात कर लेंगे। तो संघ का मूल विषय ये था कि राष्ट्रीय एकता को कैसे मजबूत किया जाए। और इसी विचारधारा से जब हम धीरे धीरे आगे बढ़े हैं तो जनसंघ और जनसंघ के बाद भारतीय जनता पार्टी और आज की हमारी स्थिति, मैं 2018 में जब कांग्रेस सरकार बनी थी तब से निरंतर कहता आ रहा था कि हमारे कार्यकर्ताओं का भी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी जो है वो मानसिकता कहीं ना कहीं कांग्रेसीकरण की हो चुकी है। और ये हमको हमारे चीज़ों में, व्यवहार में दिख रहा था। ये आरोप नहीं है, ये एक चिंतन का विषय है।
और दुर्भाग्य से क्या हुआ, जब कांग्रेस सत्ता से गई है और हमारी पार्टी की सरकार आई है, तो आज देखिए, आज स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी काफ़ी सारे मामलों में, हमारी सरकार जो है वो कांग्रेस से निकल चुकी है आगे, और इसके कारण मंथन शिविर तक करने पड़ गए हैं हमारे संगठन को। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और ये विचारधारा कैसे तैयार हो रही है, मैं इस पे 1 मिनट और बात कर लूँ। वो आप लोगों ने एक चाइनीज़ गेम सुना होगा, एक खेल है कम्युनिकेशन का, जिसको कहते हैं चाइनीज़ विस्पर, या टेलीफोन भी उसका नाम है। कि एक कम्युनिकेशन का कोई एक मैसेज इस तरफ से दिया जाता है एक व्यक्ति को, और फिर वो चेन से जाता है और आखिरी सिरे तक जाते जाते उस संदेश का बंटाधार हो जाता है। तो कम्युनिकेशन महत्वपूर्ण क्यों है? तो विचारधारा के साथ भी कम्युनिकेशन यही गड़बड़ हुआ कि विचारधारा तो जो चली संघ की, दीनदयाल जी की, बलराज मधोक जी की, श्यामा प्रसाद जी की, लेकिन जो कम्युनिकेशन होता गया ना, और इस बीच में हमारे संगठन में जिन कांग्रेस प्रवृत्तियों का, कम्युनिस्ट प्रवृत्तियों का जो प्रवेश हुआ, मौका आधारित, क्योंकि इनका विचारधारा आधारित ये नहीं थे, इनका मौका आधारित हुआ कि हाँ, अब भारतीय जनता पार्टी भविष्य है इस देश का, तो इनके साथ जुड़ जाना बहुत बेहतर है। तो जब ये लोग आए हैं, इसमें मतलब तमाम लोग आए हैं, मैं नाम लेने के लिए कहीं आज नहीं जा रहा हूँ। तो जब इस तरह के तमाम लोग आए, और दुर्भाग्य से ऐसे लोग चूंकि मौका परस्त थे, इनको बहुत अच्छे से आता था, जैसे मैंने पहले ही कहा हमारे कार्यकर्ता सरल हैं, तो इन मौका परस्त ने धीरे धीरे पार्टी को अपनी गिरफ्त में लेना शुरू कर दिया। और कमोबेश छत्तीसगढ़ में भी ऐसी ही स्थितियां बन गई, और यहाँ से विचारधारा गायब हो गई। और इस तरह के लोगों ने ही साथ में हमारी पार्टी में भी कई लोग जो हैं, विचारधारा को छोड़कर, हमारे बड़े पदाधिकारी गण इस पूरी राजनीति को विचारधारा के अतिरिक्त एक धंधे के तौर पर देख लिया, इन्होंने आत्मसात कर लिया। और जब राजनीति जो है धंधा बन जाता है, तो आप सभी को पता है विचारधारा चौपट हो जाती है। तो मैंने बहुत पहले से ही कहा था, मैंने बहुत पहले अपनी फेसबुक पोस्ट पे लिखा था कि एक समय आने वाला है कि ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही और संगठन के कार्यकर्ताओं के बीच में संघर्ष बढ़ने वाला है। आप मेरी पुरानी पोस्ट चेक करिएगा, आपको बहुत स्पष्ट तौर पे दिख जाएगा। तो ये कारण क्या था? ये कारण ये था कि आप देख रहे हैं कांग्रेस में अभी भूपेश बघेल जी ने आरोप लगाया कि सब भ्रष्टाचार में ईडी का उपयोग कर रही है। भूपेश बघेल जी, आप भूल जाते हैं कि सीबीआई को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आपकी ही केंद्रीय सरकार के समय पिंजरे का तोता कहा था। तो पिंजरे का तोता क्यों कहा था? तो भूपेश बघेल जी, जो बोएगा वही पाएगा, है ना। तेरा किया आगे आएगा, दुख सुख है क्या सब कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी। तो आप अपनी करनी को भोग रहे हैं, ईमानदारी का ढोल पीटना बंद कर दीजिए। लेकिन ये सबक हमारे नेताओं को भी सीखने की जरूरत है कि आप जो कर रहे हैं आप नहीं बचेंगे। कार्यकर्ताओं के मन में आपके लिए इतना असंतोष आ रहा है कि जिसकी कल्पना करना मुश्किल है। अभी हमारे एक वरिष्ठ, या कहा जाए युवा पदाधिकारी ने एक बड़ा अपनी पोस्ट वायरल हुई उनकी, अखबारों में भी सुर्खियां बटोरी। ठीक है, एक पक्ष हो सकता है संगठन के प्रमुख पदाधिकारियों का कहना कि भाई उन्होंने पार्टी के मंच पर अपनी बात नहीं रखी, लेकिन मैं इस विषय के दूसरे पक्ष में जाना चाहता हूं कि कार्यकर्ताओं के मन में यह आक्रोश क्यों आ रहा है कि अब वो संगठन के पदाधिकारियों पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां आ गई हैं कि अधिकारी वर्ग संगठन के कार्यकर्ताओं के काम नहीं कर रहे हैं? आखिर ऐसी क्या स्थिति आ गई है कि इतना अकूत भ्रष्टाचार में हमारे संगठन डूब रहा है, जिस पर हम नियंत्रण नहीं लगा पा रहे हैं तमाम मंथन शिविर के बाद? धर्मांतरण आप लोग देख रहे हैं, मतलब कल्पना से परे हो चुका है धर्मांतरण का मुद्दा। लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति आप देख रहे हैं, तोमर बंधु का मकान तोड़वाकर पोस्ट डालना। एक आम आदमी सुरक्षित कैसे हो, रात 2 बजे वो निश्चिंता के साथ कैसे निकल सके, इस पर हमारी सरकार विचार क्यों नहीं कर रही है? पुलिसिंग है कहाँ, मैं बार बार पूछ रहा हूँ। पीडब्ल्यूडी की सड़कों की हालत क्या हो रही है? अभी तो बारिश आ गई, लेकिन 2 साल होने को आ गए हमारी सरकार। खेत में थरहा की बात हो रही है, रील बन रही है, तमाम चीजें हो रही है, लेकिन जमीन पे काम नहीं दिख रहे हैं। और मैं मुख्य रूप से पदाधिकारियों को सिर्फ ये कहना चाहता हूँ
कि साहब, कार्यकर्ताओं को दोष देने से कुछ नहीं होगा। आपको कार्यकर्ता के मन में आप जब तक विश्वास नहीं देंगे ना, तब तक कार्यकर्ता पीड़ित ही रहेगा। और कार्यकर्ता को अब ये समझ में आ रहा है कि संगठन में जो है ना, वो कुछ ही लोगों की सुनी जा रही है और चल रही है। मैं यदि अभी जो हमारे पदाधिकारी की मैं बात कर रहा था, यदि उनका ही उदाहरण लूँ, उन्होंने रायगढ़ का बहुत ही जेन्युइन प्रश्न उठाया है रायगढ़ के मामले में। और ओपी चौधरी जी, मैं आपका नाम नहीं लेता, हमारे कई संवाद हुए, बहुत सारी बातचीत हुई है, उसका जिक्र मैंने कहीं नहीं किया क्योंकि वो व्यक्तिगत थे संवाद। लेकिन आपने अभी जो एक स्टेटमेंट दिया उसमें मुझे घोर आपत्ति है। आपने ये कहा कि मैं रायगढ़ के लिए प्रतिबद्ध हूँ, वहाँ के लिए काम करूँगा, वहाँ जितना पैसा लगेगा दूंगा, सारी चीज़ें हैं। मैं अब जो भी कोई बोल रहा है, मैं उस पर अब कोई जवाब नहीं दूंगा, मैं अपना काम अपने स्तर पे करूँगा। ये निरंकुशता हमारे यहाँ संगठन में नहीं है। आप अब सिर्फ रायगढ़ के विधायक नहीं हैं, आप पूरे प्रदेश के मंत्री हैं, और वो भी सर्वप्रमुख वित्त मंत्री। आप यदि याद करें, हमारे सरकार में राजेश मूणत जी भी विधायक रहे, मंत्री रहे। राजेश मूणत जी ने अपने क्षेत्र में मुझे लगता है प्रदेश की सबसे बेहतर विधानसभा बनाई विकास मामले में। लेकिन उन्होंने कभी ये स्टेटमेंट नहीं दिया और ना ऐसा कहीं प्रभाव गया समाज में कि हाँ भाई, राजेश मूणत जी निरंकुश होकर काम कर रहे हैं। उन्होंने प्रदेश की सबकी बातें सुनी। अजय चंद्राकर जी का आप उदाहरण लिए, अजय चंद्राकर जी के कुरुच विधानसभा में आप जाते, जब वो पंचायत मंत्री थे, विकास बहुत तेजी से हुआ। लेकिन कभी अजय चंद्राकर जी के शब्दों में ये कभी झलका नहीं कि हाँ, मैं तो अब जो करना है करूँगा और अब मुझे किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। आप जनप्रतिनिधि हैं ओपी चौधरी जी, आपको जवाब देना पड़ेगा। और मुझे लगता है जिस कार्यकर्ता ने ये प्रश्न उठाया है, आपकी जिम्मेदारी निश्चित तौर पर बनती है, क्योंकि वित्त मंत्रालय भी आपके पास है। यदि वित्त मंत्रालय नहीं होता तो सारे प्रश्न अलग हो जाते। लेकिन चूंकि वित्त मंत्रालय भी है, और सरकार कैसे कंट्रोल हो रही है इस पे तो मैं सारी बातें पहले ही कर चुका हूं, उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो आपको हमारे कार्यकर्ताओं की बातों का जवाब देना होगा। हमारे यहाँ संगठन जो है वो एक परिवार रहा है। परिवार में जैसे बेटा आता है ना, कि मेरा बेटा मुझसे पूछता है कि पापा, आपने यही कुर्ता क्यों पहना है, आप इसी समय क्यों कहाँ जा रहे हो, तो मैं उसको जवाब देता हूँ, उसको अनुशासनहीनता की धमकी नहीं देता हूँ कि तुमने मुझसे ये सवाल पूछा, मैं तुम्हारे ऊपर अनुशासनहीनता की कार्रवाई कर दूंगा, पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी हटा दूंगा। ये व्यवस्था कहाँ से आ रही है साहब, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है उस कार्यकर्ता का तरीका गलत होगा, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि प्रदेश के लाखों हजारों कार्यकर्ताओं के मन में अब ये अविश्वास आ चुका है कि हम कोई बात कहेंगे तो उसको सही ढंग से एड्रेस नहीं किया जाएगा। तो ये जो पदाधिकारी थे, ये इनका आप जो काम है ना, वो एक सैंपल की तरीके से देख सकते हैं कि प्रदेश के हजारों लाखों कार्यकर्ताओं की बात हो रही है। तो इसीलिए यदि उन्होंने प्रश्न उठाया है कि सिर्फ रायगढ़ ही क्यों, बाकी लैलूंगा और तमाम घरघोड़ा वगैरह जो है वहां क्यों नहीं हो पा रहा है विकास, इसका जवाब तो हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारी सरकार को देना पड़ेगा। और नहीं देंगे तो इससे भी मजबूत प्रश्न फिर उठेंगे। तो सार मेरा अब इस पूरी बातचीत में ये कहने का है कि कार्यकर्ताओं के मन में अब जो पहले अनुशासन था वो धीरे से असंतोष में बदला। असंतोष जो है, पीड़ा जो है, अब वो धीरे धीरे आक्रोश में बदलती आ रही है। और यदि यही स्थितियां चली तो शायद नवंबर दिसंबर के बाद संगठन को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि संगठन और कार्यकर्ताओं के बीच में अविश्वास बहुत मजबूत तरीके से पैदा हो चुका है। मैं उन लोगों की बात बिल्कुल नहीं करूंगा, उन कार्यकर्ताओं की जो हमारे पदाधिकारियों को संगठन शिल्पी का नाम देते हैं, तमाम तरह के उद्बोधन से, उपमा से स्वीकारते रहते हैं। लेकिन मुझे लगता है इन कार्यकर्ताओं को अपने आप में एक बार सोचना पड़ेगा कि यदि ये संगठन शिल्पी हैं तो संगठन की हालत ऐसी क्यों है। यदि ये दूरदृष्टा है तो हमारी संगठन और हमारी सरकार ऐसे क्यों जा रही है। अब ये कार्यकर्ताओं से प्रश्न है, और कार्यकर्ताओं से प्रश्न क्यों है, क्योंकि जब मेरी बहुत सारे मजबूत कार्यकर्ता इन द सेंस, अब मैं इनकी नहीं बात कर रहा हूँ कि जो राजनीतिक कार्यकर्ता,
मैं ऐसे कार्यकर्ताओं की बात कर रहा हूं जो आज व्यावसायिक क्षेत्र में और विभिन्न क्षेत्रों में जाकर मजबूत स्थिति में हैं और बहुत मजबूत हैं। इन कार्यकर्ताओं का ये कथन है कि साहब अब हम लोग खुलकर बोलेंगे तो हमारा व्यवसाय भी है, हमारा काम धाम भी है, ये सब भी चौपट हो सकता है, इसको प्रभावित किया जा सकता है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे पुराने कार्यकर्ताओं के मन में यह बात आ चुकी है कि यदि हम भी जेन्युइन प्रश्न यदि सरकार से पूछते हैं तो सरकार में ऐसे लोग बैठे हैं जो हमारे धंधे व्यवसाय को चौपट कर सकते हैं। बहुत बहुत गंभीर विषय आ गया, बहुत गंभीर। यदि कार्यकर्ताओं को अपनी ही सरकार के अपने ही पदाधिकारियों से ये डर मन में आ गया है तो इसका मतलब है कि पार्टी पूरी तरह से पथभ्रष्ट हो चुकी है और कि कुछ मैसेज भी आ रहे हैं। मैं एक हमारे कार्यकर्ता ने लिखा है अभी कि भैया आप जो बात कह रहे हैं उचित है, उसके लिए फोरम है। उन्होंने ये लिखा है कि यदि आपका बेटा बोलेगा वो तो ठीक है, पर बेटा मोहल्ले में चिल्ला के बोलेगा तब क्या सही है? बेटा मोहल्ले में तभी चिल्लाएगा जब बेटा को अविश्वास हो जाएगा कि मेरे पिताजी नहीं सुनते हैं। बहुत साधारण सा जवाब है। मैं इसी संस्कार की इसी की बात कर रहा हूं। संस्कार और परवरिश जो होते हैं ना, ये यही है। यदि पेरेंटिंग अच्छी होगी तो अगली पीढ़ी बहुत अच्छी होगी। यदि पेरेंटिंग अच्छी नहीं है तो पीढ़ियां बर्बाद होगी। आज आप बोल रहे हैं ना कि सब युवा भटका हुआ है। मैं एक लाइव फेसबुक पे युवाओं के बारे में आना चाहता हूं। युवा भटका नहीं है साहब, युवा को दिशा देने वाला नहीं है। क्योंकि युवा आज क्या देख रहा है, नई आईएएस की जो पीढ़ी आ रही है, मैं चूंकि ये प्रश्न आ गया है इसीलिए मैं इस पे जा रहा हूं, नहीं तो मेरा विषय नहीं था ये आज जाने का। नई आईएएस की पीढ़ी क्या देख रही है पता है ना आपको? कि हमारे जो सीनियर आईएएस है वो तो इस तरीके से भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो वो वही सीखेगा जो वो उनकी आगे आने वाली पहले वाली पीढ़ी उनको सिखा रही है। यदि वो ईमानदार रहेंगे, कर्मठ रहेंगे, प्रतिबद्ध रहेंगे तो नई आईएएस की पीढ़ी जो है वो वही सीखेगी। तो इसीलिए जो आपका प्रश्न है ना कि पार्टी का अनुशासन, आप लोग शायद मेरी बात नहीं समझ पा रहे हैं। हर जगह उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम तक ये स्थिति हो चुकी है। चलिए मैं गलत बोल रहा हूं, लेकिन मंथन शिविर क्यों करना पड़ गया? वो भी कार्यकर्ताओं का फीडबैक था। और अभी क्या क्या और फीडबैक है मैं उस पर नहीं जा सकता हूं। मैं उन कार्यकर्ता से कह रहा हूं कि मैं तो अभी ऐसे तमाम विषय को फेसबुक लाइव पे ला ही नहीं रहा हूं जो कि मुझे ज्ञात है और बड़े ऑथेंटिक है, प्रामाणिक है, जिसके साक्ष्य हैं। लेकिन चूंकि पार्टी का अनुशासन है, संघ की विचारधारा की बात है, इसलिए उन विषय को मैं टच नहीं कर रहा। आपको पता है एक हमारे बहुत वरिष्ठ स्वयंसेवक है, उनका क्या कहना था? उनका ये कहना था जितने आज बड़े से बड़े पदाधिकारी हैं सब जाकर घर में बैठ चुके हैं, कोई नहीं निकल रहा है। कारण क्योंकि आप पूछ परख नहीं हो रही है। बाहर वही निकल रहे हैं जो अभी भी अपने आप को भ्रम में रखे हुए हैं या जिनकी कोई ना कोई अपेक्षा, महत्वाकांक्षा है। हमारे जैसे लोगों की संगठन से कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। ना हमारी टिकट की महत्वाकांक्षा है, मिलेगी तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो भी बहुत बढ़िया है। संगठन के दायित्व की भी नहीं है। संगठन का दायित्व मैं क्यों नहीं लेना चाहता हूं पता है आपको? हालांकि मुझे पता है पार्टी भी नहीं देगी, और दोनों की वजह एक ही है कि मैं दायित्व ले लूंगा तो कार्यकर्ताओं के मन की बात नहीं कह पाऊंगा। क्योंकि आज जो बंद कमरों में बातचीत होती है वो गुमनामी में खो जाती है, और ये जो गुमनामी में खो रही है यही इस तरह के कार्यकर्ताओं की आवाज बन रही है। आज फेसबुक पे मैं ये देख रहा हूँ, पिछले 3-4 महीनों से जो मैंने अभियान चलाया है उसका प्रभाव ये आ रहा है कि अब लोगों ने अपनी बातें रखना शुरू कर दिया है, खुलकर रखना शुरू कर दिया है। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि यदि भाजपा को बचाना है, यदि संगठन को बचाना है तो सरकार को ठीक करना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं की बात को सुनना पड़ेगा। ये जो मंच का बहाना है ना कि पार्टी के अंदर आंतरिक मंच पर बात करिए, ये आप विश्वास नहीं दे पा रहे हैं, इसीलिए कार्यकर्ता मुखर हो रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं। और विकास की जहां तक बात है, विकास केंद्रित नहीं होना चाहिए, विकेंद्रित होना चाहिए। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम सबकी बात सुनी जानी चाहिए। भ्रष्टाचार, धर्मांतरण, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पे मैं कितनी बार बात करूं समझ में नहीं आता है, लेकिन बहुत बुरी स्थिति हो चुकी है।
आज मैंने एक चीज अभी देखा पिछले कुछ समय में, भूपेश बघेल ने अडानी पे अटैक किया, ईडी का हमला हुआ। लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं का मुझे समझ में नहीं आता है कि भूपेश पे बघेल पे हमला करते करते वो अडानी को प्रोटेक्ट करने लग गए। साहब, अडानी लूट रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। अडानी लूट रहा है प्रदेश को। आप भूपेश बघेल को बिल्कुल विरोध करिए, कहीं दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अडानी की लूट को जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं कि अडानी प्रदेश को बर्बाद कर रहा है। माननीय सरसंघ चालक मोहन भागवत जी का आपने सुना है ना, पंचतत्व की जो बात उन्होंने की है, 5 जिम्मेदारी की बात की है, उसमें पर्यावरण भी एक है। आप भूपेश बघेल को छोड़ दीजिए, वो तो हमारा विरोधी है, लेकिन मोहन भागवत जी ने तो कहा है पर्यावरण, अडानी पर क्यों नहीं बात होनी चाहिए? तो मैं यही कह रहा हूं कि कार्यकर्ताओं को अपने अंदर एक लाइन खींचनी पड़ेगी कि साहब, हम व्यक्ति के कार्यकर्ता हैं या हम संगठन के कार्यकर्ता हैं, विचारधारा के कार्यकर्ता हैं। और मेरे लिए एक बात बहुत मजबूती से स्पष्ट है, आप चाहे कुछ भी बोल लीजिए, मैं संगठन और विचारधारा का कार्यकर्ता हूं। आप ओपीजी से पूछ लीजिएगा, ओपीजी से मेरा एक संवाद है। मैंने एक लाइन कही थी ओपीजी को कि ओपीजी, बाकी सब ठीक है, यदि संगठन और विचारधारा पर कोई भी हमला होगा तो सबसे पहला व्यक्ति खड़ा हुआ मैं मिलूंगा। तो मैं आज भी इस लाइन पर कायम हूं और आपसे फिर ये कहूंगा कि पार्टी के महत्वपूर्ण सारे बड़े वरिष्ठ सम्मानीय पदाधिकारियों से भी, अभी मुझे एक दिल्ली में गया था तो हमारे एक वरिष्ठ कार्यकर्ता ने बड़ी अच्छी बात कही, वो नाम नहीं ले रहा हूं उनका, बहुत वरिष्ठ हैं, बहुत प्रतिबद्ध, कमिटेड हैं और 1 रुपए के भ्रष्टाचार के उन पर आरोप नहीं है। उन्होंने एक लाइन कही कि प्रतीक भाई, आज की स्थिति ये है कि हमारे जितने संगठन मंत्री हैं उनको वापस बुला लेना चाहिए। वरिष्ठ कार्यकर्ता ये क्यों कहने को मजबूर हो रहे हैं? क्योंकि स्थितियां ऐसी आ गई हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सभी संगठन मंत्री, लेकिन जो अच्छे संगठन मंत्री हैं उनको फिर वापस भेज देना चाहिए, लेकिन सबको एक बार वापस बुलाने की महती आवश्यकता है। तो आज का फेसबुक लाइव सिर्फ इतना है, आज का जो सार है कि संगठन को अपने कार्यकर्ताओं का विश्वास जीतना पड़ेगा। अनुशासनात्मक कार्रवाई का डर दिखाकर संगठन को मजबूत नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सरकार जो है वो संगठन के लिए काम नहीं कर रही है। सरकार किसके लिए काम कर रही है अब सबको ज्ञात हो चुका है। तो संगठन की चिंता कार्यकर्ता है पहले, सरकार बाद में है। संगठन यदि कार्यकर्ताओं का ध्यान नहीं रखेगा, उनकी बातों को मजबूती से नहीं पहुंचाएगा, मुझे लगता है प्रदेश अध्यक्ष जी की आज ये पहली जिम्मेदारी है। अनुशासनहीनता का नोटिस, चलिए मैं उसके सही और गलत पे नहीं जा रहा हूं, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष जी की, संगठन मंत्री जी की ये पहली जिम्मेदारी है कि वो ओपी चौधरी जी से संवाद कायम करें। सवाल जवाब की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपने अनुशासन की बात कर रहा हूं कि ओपी चौधरी जी से यह संवाद जरूर कायम होना चाहिए कि भाई ऐसा अविश्वास हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में क्यों आ रहा है, और ये आ रहा है तो इसको कैसे दूर किया जा सकता है ताकि भविष्य में आगे इस तरह की बातें ना आए। तो आज मेरी बात बस इतनी ही है। और मुझे एक चीज याद आती है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का सदन का जो उद्बोधन था, बहुत प्रसिद्ध, बहुत फेमस रहा, सबने देखा कि सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन लोकतंत्र मजबूत रहना चाहिए। ये अटल बिहारी जी ने कहा था, स्वर्गीय श्रद्धे छत्तीसगढ़ के जिन्होंने जन्म दिया, ये उनकी पंक्तियां थी सदन में। तो मैं बार बार वही कह रहा हूं कि पार्टियां आएंगी जाएंगी, सब कुछ होगा, लेकिन लोकतंत्र को यदि मजबूत करना है तो आपको जो मैंने बातें कही उस पर काम करना होगा। और अंत में एक बात जो मैं कहकर अपनी बात खत्म कर रहा हूं, मुझे वाल्मीकि रामायण का एक प्रसंग याद आ जाता है। और वाल्मीकि रामायण में यह था कि प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी जब वन गमन कर रहे थे तो मार्ग में सीता जी ने प्रभु श्री राम से, सीता माता ने एक बड़ा सवाल पूछा, एक छोटा सवाल एक्चुअली। उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम, हम लोग तो यहाँ वनवास के लिए आए हैं, लेकिन फिर ये हमारे साथ हथियार जो है, अस्त्र शस्त्र की संख्या क्यों बढ़ती जा रही है, क्या यह उचित है? प्रभु श्री राम ने
माता सीता के इस प्रश्न का जवाब तो दे दिया। उनको भी पता था प्रभु को कि ये सही नहीं है, लेकिन सवाल बहुत महत्वपूर्ण था। तो मेरा भी इसीलिए यही कहना है कि यदि लोकतंत्र को मजबूत करना है तो जवाब क्या आ रहा है इस पर मत जाइए, सवाल उठाते रहिए। सवाल प्रासंगिक होने चाहिए, मजबूत होने चाहिए, उसी से लोकतंत्र मजबूत होगा। और अंतिम बात, भाजपा को बचाना है, विचारधारा को बचाना है, और जो स्वार्थ आधारित लोग जुड़े हैं इनको चिन्हांकित करके अनुशासन में लाना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।